दावत देता हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अहमद भट्टी साहब से कि सर प्लीज़ वो आएँ और हमारे इल्म में इजाफ़ा करें। जनाब डॉक्टर अहमद भट्टी साहब, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ सैफ़ी साहब और उनकी टीम होप ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आप हमें मौका देते हैं और हम अपनी भी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए और आप साथियों के साथ यहाँ मौजूद होते हैं। हमारा ये जो सेशन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का चल रहा है, इसमें हमारी आज ये दूसरी नशिस्त है। इसमें ये जो बेसिक फंडामेंटल जितनी हैं एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की, वो आज मुकम्मल हो जाएंगी। आप लास्ट टाइम जब हमने इसको छोड़ा था तो हम उस वक़्त ये फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू पर, रेटिकुलर कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू पर हमने इसको रोक दिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं ये इनके ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात तो कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ से आज के लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू मतलब सहारा देना, और हम अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ देख चुके होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सारे के सारे ये सहारा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो पहली टाइप है दैट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर मीन फाइबर्स, ब्लास्ट मीन ब्लास्ट हो जाना। तो फाइब्रोब्लास्ट वो पहली स्टेज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू जन्म लेता है। तो जहाँ से कनेक्टिव टिश्यू ने बनना है, मसलन हमारा कोई टेंडन रप्चर हो जाता है, हमारा मसल रप्चर हो जाता है, तो उसके नए बनने में जो चीज़ हमारे जिस्म में सबसे पहले कार फरमा है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू की तामीर व तरक्की के लिए, तामीर व मरम्मत के लिए जो अमल सबसे पहले होता है, उसे हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। क्या कहेंगे उससे हम? मसलन इसी तरह कल को अगर आपके पास कैंसर का पेशेंट आ जाता है और कैंसर के मरीज़ को आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उसमें सेल की निक्रोसिस हो जाती है, हेपेटाइटिस का केस आ जाता है, सेल की निक्रोसिस हो जाती है, या इसी तरह आर्थराइटिस का कोई केस आपके पास मौजूद है, उसमें टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है, या आपके पास कोई चोटें लगी आ जाती हैं, ज़ख़म जल्द जो है वो रप्चर हो जाती है। तो जब भी हमारे जिस्म का कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू रीजनरेट करे या रीग्रोथ करे, तो जो सबसे पहला जो अमल उसमें कार फरमा होना है वो फाइब्रोब्लास्ट होना है। तो हमें जब ज़ख़म लगता है, चोट लगती है, हमारा ऑर्गन जब सबसे पहले तरक्की पाता है तो वो फाइब्रोब्लास्ट के अमल से गुज़रता है। इसी तरह ये फाइब्रोब्लास्ट मतलब ये है कि सेल्स दैट प्रोड्यूस ऑल फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू में है उसमें सेल जितने हैं वो प्रोड्यूस जितने हो रहे होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो सेल पर मुश्तमिल है। जैसे हमने बहुत शुरू में आपसे बात कही थी कि सेल, सारा जिस्म सेल पर मुश्तमिल है। इस सेल की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, इस सेल की साख्त मुख्तलिफ हो सकती है, मगर ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा बेसिक टिश्यू है। तो सेल दैट प्रोड्यूस फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस एंड सक्रीट प्रोटीन सब्सटेंस टू मेक देम। वो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। मसलन अब फाइबर ने बनना है, हमारे जिस्म में जितनी भी फाइबर तैयार हो रही होती है, इन सब फाइबर को तैयार करने के लिए या तो कोलेजन आता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और कोलेजन जो है ये जोड़ता है। ये कार्बोहाइड्रेट और कोलेजन की मिसाल ऐसे ही है जैसे इन ब्रिक्स में सीमेंट की मिसाल है। और हमारी बॉडी में जो सीमेंट है वो प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन्स। हम जो भी प्रोटीन्स खाते हैं, एनिमल सोर्स से लें, वेजिटेबल सोर्स से लें, हम किसी भी सोर्स से प्रोटीन्स लें, वो सारी की सारी ब्रिक्स हैं। इन ब्रिक्स को जोड़ा जाता है हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ चिकने मादों की मदद से। वो जो प्रोटीन सब यूनिट्स टू मेक दैम ये सक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन के साथ मिलते हैं और उनको प्रोड्यूस करने का बाइस बन जाते हैं। क्लियर? अब जैसे हम एनिमल सोर्स की कोई भी प्रोटीन खाते हैं, वेजिटेबल सोर्स की कोई भी प्रोटीन खाते हैं, तो वो वैसे भी ये कहावत है ना कि अगर किसी का जिगर ख़राब हो रहा हो तो वो कलेजी खाए, किसी का मैदा ख़राब हो रहा हो तो वो उजरी खाए, वगैरह वगैरह। ऐसे कहते हैं ना, किसी की टांगें पुट ख़राब हो जाए तो कहते हैं पुट का गोश्त खाएं। तो ये एक मुमासलत है। तो इस मुमासलत का मतलब ये है कि जिस एरिया में जो प्रॉब्लम हो रही होती है, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम इंसानों ने मुमासलत के साथ अपनी ग़ज़ा का तयन कर लिया। क्योंकि जिस तरह के कंटेंट की, जिस तरह के सेल की हमें ज़रूरत है, उसी तरह का सेल हम खा जाते हैं। क्लियर? उसी तरह का सेल हम खा जाते हैं। अब इसी वजह से हमारे जिस्म में, क्योंकि जहाँ हमें ज़रूरत होती है, हमें उस सेल की ज़रूरत होती है हमारी फूड में, वो अब मतलब वो जो सेल हमने गोश्त खाया, ऐसी सेल वहाँ जाके नहीं जुड़ जाता। मसलन उस सेल के अंदर प्रोटीन है, उस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है वही कंटेंट हमें वहाँ चाहिए होते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ अगर ईंटें लगानी है तो ईंटों की ज़रूरत है, यहाँ पत्थर लगाना है तो पत्थर की ज़रूरत है, यहाँ सीमेंट डालना है तो सीमेंट की ज़रूरत है। जिस कंटेंट की ज़रूरत है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जिस कंटेंट की हमें ज़रूरत होती है वो हम खा जाते हैं। और उनकी ये मुमासलत है, ये इंसान ने अपनी इल्मी बसीरत से ये बात सीखी थी और उसने मुमासलत से ये बात सीखी थी। तो इस मुमासलत से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उसे खा जाते हैं। तो अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत हो तो हम प्रोटीन ले लेते हैं, फाइबर्स की ज़रूरत होती है तो हम फाइबरस डाइट ले लेते हैं। तो उनकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लगा देते हैं। तो प्रोड्यूस सेक्रेट प्रोटीन सब यूनिट्स टू मेक दैम एंड प्रोड्यूस ग्राउंड मैट्रिक्स। इस ग्राउंड मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो इब्तदा, जैसे हमने इस ज़मीन पे ये दीवार खड़ी करने के लिए इसकी फाउंडेशन सबसे पहले तैयार की थी, अब ये ग्राउंड मैट्रिक्स तैयार हो गया सबसे पहले, जहाँ ऊपर सेल आके जुड़ेंगे और उसके बाद फिर वो तामीर मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद है हमारे पास ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब हर दो सेल के दरमियान में पाए जाने वाला एक सेल, फिर उसके बाद ये दूसरा सेल, एक ईंट दूसरी ईंट, इसके दरमियान में पाए जाने वाला एक कंटेंट मटेरियल। ये कंटेंट मटेरियल है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड इन सीटी प्रॉपर। अब खून जो बजाते खुद जो है, ये भी खून भी जो है ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो कंटेंट हमें चाहिए वहाँ से हम अपने ब्लड में से ये चीज़ें ड्राइव कर लेते हैं। मसलन ज़ख़म को मुंतमिल करने के लिए हमें फाइब्रिनोजन चाहिए, मसलन ज़ख़म को सेहतमंद बनाने के लिए हमें वहाँ से WBCs चाहिए, मसलन हमें जिल्द को जोड़ने के लिए जो खून में मौजूद न्यूट्रिएंट है हमें वो न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वो ये न्यूट्रिएंट हमें ब्लड पहुँचा रहा होता है, तो हम डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड इन सीटी प्रॉपर। उस सीटी को, यानी सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इस सीटी को मेंटेन करने के लिए हम खून से वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं। और इस तरह मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड ऑक्सीजन टू ट्रैवल टू सेल, और वहाँ से ये सारा मटेरियल हम उस सेल तक ट्रैवल करवाते हैं थ्रू ब्लड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू हम उस सेल तक पहुँचा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और यहाँ से फिर एक ग्राउंड मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाती है और हमारा सेल जो है वो बनने के तामीर के काबिल हो जाता है। फिर ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंसेस क्या हैं? कहते हैं पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल। अब सेल से बाहर जो मटीरियल पड़ा हुआ है, वो सेल से बाहर जो मटीरियल पड़ा हुआ प्लाज्मा है, उसके अंदर WBCs हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, उसके अंदर फाइब्रिनोजन है, उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारी की। और इसके अलावा वहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब वहाँ पर हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, ये सब चीज़ें हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिल रही होती हैं। तो ये सब की सब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। क्लियर होगी जी बात? जितने मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, मटेरियल दैट होल्ड्स एंड एब्जॉर्ब्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पर जहाँ ज़रूरत होती है मेड बनाते हैं एंड सेक्रेटेड फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ से फाइब्रोब्लास्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, नए फाइबर जन्म लेना शुरू करते हैं। यहाँ भी ग्राउंड मैट्रिक्स तैयार कर दिया था हमने, यहाँ भी ग्राउंड मैट्रिक्स तैयार कर दिया था, अब नए फाइबर वहाँ से जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जेली लाइक विद शुगर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर और शुगर पर, शुगर मतलब ग्लूकोज। हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और हर सेल जो है उसे कुछ और चीज़ें मिल रही हों या ना मिल रही हों, उसे शुगर की यानी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा जहाँ कहीं भी ये सब कुछ होता है वहाँ पर हमें ग्लूकोज चाहिए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि वो चीज़ें जुड़ सकें और तामीर हो सकें। और प्रोटीन मैंने आपको बताया ये हमारा बेसिक ब्रिक मटीरियल है, ईंटें हैं जिनसे हमने अपने सेल को तैयार करना होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमारे पास 2 काइंड्स, एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस मतलब नरमी वाला, पतला, बह जाने वाला, और दूसरा डेंस मतलब खड़ा हो जाने वाला, सपोर्ट करने वाला, सहारा देने वाला, हार्ड किस्म का। तो ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू में चाहिए। इनका फंक्शंस क्या है? सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज़। ये मजबूत होते हैं, कायम रहते हैं और दूसरे 2 अदर टिश्यूज़ को जोड़ने का बायस बन रहे होते हैं। इसके अलावा होल्ड बॉडी फ्लूइड्स, ये बॉडी फ्लूइड्स को अपनी जगह पर कायम रहने में मदद फराहम करते हैं। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपनी एक डिफेंस लाइन को भी एक्टिव करते हैं, क्योंकि इनमें WBCs मौजूद होते हैं और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा ये डिफेंस एक्टिव करते हैं। स्टोर न्यूट्रिएंट्स एज फैट, और ये फ़ैट की शक्ल में न्यूट्रिएंट को स्टोर कर देते हैं। जैसे हमारी एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो है ये प्रोटीन की एक ख़ास किस्म है, न्यूट्रिएंट्स की एक ख़ास किस्म है, इसे हम झागदार चर्बी कहते हैं। जैसे ये मेरे जैसे आदमी के जैसे पेट में चर्बी इकट्ठी हो जाती है, ये एडिपोज टिश्यू है।
ब्रेस्ट में इकट्ठी हो जाती है, एडिपोज टिश्यू है, शोल्डर में इकट्ठी हो जाती है, एडिपोज टिश्यू है। इसी तरह पेट की अंदरूनी दीवारों में इकट्ठी हो जाती है, एडिपोज टिश्यू है। बटक के पिछले हिस्से में इकट्ठी हो जाती है, एडिपोज टिश्यू है। ये एडिपोज टिश्यू बवक्ते ज़रूरत स्टारवेशन की शक्ल में, फाके की हालत में या बीमारी की हालत में जब हम नहीं खा रहे होते तो यही एडिपोज टिश्यू रिसाइकल होकर हमें एनर्जी फराहम करता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी मौजूद होता है, इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज और प्रोटीन्स की ज़रूरत है, और ग्लूकोज में बजाते ख़ुद ऑक्सीजन भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, COOH। आप जो ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में, आप उसे देखते हैं C6H12O11, यही ग्लूकोज का फार्मूला है ना, C6H12O11। तो आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में पानी भी मौजूद है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन भी मौजूद है, और इसके साथ हमें प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं, ये हमें एडिपोज टिश्यू से मिल जाती हैं। लिहाजा एडिपोज टिश्यू, ये चर्बी जो हमारे जिस्म में इकट्ठी हो जाती है, ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। हमें फाके की हालत में, सफ़र की हालत में, बीमारी की हालत में हमारी बॉडी में डिफेंस लाइन एक्टिव करती है, तो हमें स्टोर हो जाते हैं ये तमाम के तमाम कनेक्टिव टिश्यू। ये जो इस तरह की जो चर्बी है, ये भी हमारे लिए कनेक्टिव टिश्यू है, और इसी में स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं। इसी में से ही हम रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए हम स्टेम सेल भी हासिल करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जिक्र हो रहा था कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो हम PRP करते हैं, हम PRP वहाँ से ले लेते हैं, बाकी चीज़ें भी लेती हैं। तो ये चर्बी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल भी है। और ईच फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स दैट सेल्स इन द स्पेसिफिक टिश्यू। हर मखसूस किस्म के स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर ये सेल अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अपने अपने अमल से ये गुजर रहे होते हैं। डिफेंस फ्रॉम इन्फेक्शन, तो सबसे पहले हमारा ये जो टिश्यू है ये डिफेंस किस तरह करता है, हमें बीमारियों से बचने में मदद किस तरह से फराहम करता है। उसमें सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू, बिलो एपिथेलियम इज बॉडीज़ फर्स्ट डिफेंस। एक एरियोलर टिश्यू है, जिस तरह इस हॉल में दाखिल होने के लिए सबसे पहले हमें दरवाजे से गुजर कर हमें यहाँ पर आना है, इस हॉल में आना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। इस दरवाजे से भी गुजर कर यहाँ आना, ये हमारा पहला रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन के बाद हमने जहाँ जाना है वो हमें पता है, हमने ऑफिस में जाना है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना है, क्लासरूम में जाना है, कहाँ जाना है वो यहाँ पहुँचने के बाद हमने फ़ैसला करना है, या हमें गाइडलाइन मिलनी है। इसी तरह हमारी बॉडी का वो टिश्यू जो सबसे पहले एक्टिव होता है उसे हम कहते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब होता है सामना करने वाला, जो सबसे पहले आता है, तो दैट इज़ द एरियोलर टिश्यू। उसका नाम टिश्यू का, एपिथेलियम टिश्यू का नाम ही एरियोलर टिश्यू रखा गया है, क्योंकि उसने सबसे पहले मुकाबला करना होता है। ये एपिथेलियम टिश्यू की ख़ास किस्म है। ये सबसे पहले टिश्यू जिसने जो इन्फेक्शन को मेंटेन करना है, डिफेंस करना है हमारी बॉडी का, वो एपिथेलियम टिश्यू जो सबसे पहले मुकाबला करता है, उससे हम एरियोलर टिश्यू के नाम से याद करते हैं। और ये एपिथेलियम टिश्यू की एक ख़ास किस्म है। ये एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारी बॉडी में डिफेंस लाइन को एक्टिव करता है। मसलन इसके अंदर WBCs पाए जाते हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो लिहाजा ये हमारी डिफेंस लाइन को एक्टिव करता है। सेल्स दैट ट्रैवल टू सिटी इन ब्लड, वो वाले खुलिए जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से ट्रैवल कर रहे होते हैं, खून के अंदर मौजूद होते हैं, वो कौन से ऐसे हैं जिन्होंने हमें डिफेंस देना है खून के अंदर। खून के अंदर या हमारे उस टिश्यू के अंदर जैसे हम एरियोलर टिश्यू के नाम से याद कर रहे हैं, या जिसे हम एडिपोज टिश्यू के नाम से याद करते हैं, उसमें सबसे पहले किस किस्म के खुलिए पाए जाते हैं। वहाँ पर 3 किस्म के खुलिए पाए जाते हैं, 4 किस्म के खुलिए। सबसे पहले खुलिए का नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब है खा जाने वाला। अगर कोई जरासीम हमला करता है या कोई ऐसा पार्टिकल जो नुकसान पहुँचाने वाला पार्टिकल है, जैसे आर्सेनिकम की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जैसे मैग्नीशियम की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जैसे आयरन की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे लिए लीथल होना शुरू हो जाएगा। या इस तरह आबो हवा में से कोई जरासीम हमारे बदन में दाखिल हो जाता है, या इसी तरह कोई टॉक्सिन्स, जैसे हम फ्रिज का रखा हुआ ठंडा खाना खा लेते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या इसी तरह बाज़ार से गंदा खाना खा लेते हैं। अब ये तमाम अटैकिंग मटीरियल जो हमारे जिस्म के ऊपर बीमारी लाने का बायस बन रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत सबसे पहले कार फरमा होती है डिफेंस में, उन जरासीमों को खाना, उन केमिकल्स को खाकर ब्रेक डाउन करना। मसलन अगर कोई नीला तोता खा ले तो नीले तोते को ब्रेक डाउन करना भी तो ज़रूरी सबसे पहले ना, कापर में और उसके बाद कैल्शियम में उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो खुलिए जो हमारे जिस्म के अंदर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब है खा जाने वाला। ईट फॉरेन पार्टिकल्स, ये उन बैरूनी असरात मुरतब करने वाले जो पार्टिकल्स बॉडी में जो दाखिल हुए हैं, ये उनको खा जाते हैं और उसके बाद फिर अपने ख़ास अमल से गुजारने के बाद उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं।
फिर प्लाज्मा सेल, हमारे खून के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ खुलिये हैं, सेल्स हैं, सक्रीट एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, मार्क मॉलिक्यूल्स फॉर डिस्ट्रक्शन। ये प्लाज्मा सेल्स वो वाले हैं जैसे प्लेटलेट्स, जैसे WBCs, ये हमारे प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये भी उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ अपना काम कर रहे होते हैं। अब ये दो चीज़ें, और इसी तरह ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये इसमें ख़ास किस्म न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स, ये 3 तरह के, आप उसकी जब DLC देखते हैं तो DLC में ये 3 नाम आपको मिलते हैं। वहाँ आपको न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल, बेजोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये 5 किस्म के आपको नाम मिलते हैं। इन 5 किस्म के नामों में से ये न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स ये 2 एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जबकि ईओसिनोफिल एक ग्रेन्युलोसाइट है। तो ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी के जो वाइट खुलिये जो हैं ये भी डिफेंस में अपनी जो है मदद फराहम कर रहे होते हैं हमें। इसके साथ यही मैक्रोफेज जो खा जाने वाले हैं, इनमें से ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली मैक्रोफेज होते हैं। लिम्फोसाइट खा जाता है, पैक 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 खा जाता है उसको, और उसके बाद उसके साथ अपना अमल करता है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एज ए मैक्रोफेज हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। अगर ये उस केमिकल को तबाह कर दें, उस फॉरेन पार्टिकल को ये तबाह कर दें, ख़त्म कर दें, तो बाद में न्यूट्रल हो जाते हैं। इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये एंटीजन पैदा होता है, ये जाता है जिस्म उस खुलिये के अंदर, तो ये इज़ एंटीजन, उस पर वो अपने असरार मुरतब करता है और उसको ख़त्म करके एक नया केमिकल बॉडी में प्रोड्यूस कर देता है, तो वो कहलाता है एंटीबॉडी। जिस तरह हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन देते हैं ना, तो वैक्सीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। और ये मिस्टर अपिंजर ने सबसे पहले ये फार्मूला दिया था, और मिस्टर अपिंजर ने ये फार्मूला दिया था 1843 में, सन 1843 में। और इसके पीछे भी जो बेसिकली जो थ्योरी जो थी वो हिपोक्रेट की थ्योरी थी, और हिपोक्रेट की थ्योरी बेसिकली हानीमन की थ्योरी है। हानीमन ने भी हिपोक्रेट की थ्योरी को जो है फॉलो किया था, तो ये होम्योपैथी की बुनियाद रखी गई। तो मिस्टर अपिंजर ने भी हिपोक्रेट को ही फॉलो किया था और ये वैक्सीन्स बनाई। और आज इसलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन इसी तरह है जैसे कि होम्योपैथी है। तो मिस्टर अपिंजर ने इसके ऊपर काम किया था, उन्होंने फिर लिम्फोसाइट्स और बाकी चीज़ों को काफ़ी सारा यूज़ किया था। अब अगर ये मैक्रोफेज प्रॉपर अपना काम कर दे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बाहफाजत तकमील तक पहुँच जाए, तो इसे हम कहते हैं सेहत। और अगर बाहफाजत ये तकमील तक ना पहुँचे, बल्कि वही खुलिया जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ये लिम्फोसाइट उस केमिकल के मातहत फिर अपना काम करना शुरू कर दे, तो बागी खुलिया कहलाता है। इसे मास्ट सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्ट सेल, बागी खुलिया। तो ये बागी खुलिया ही कैंसर फैलाता है, बीमारियां फैलाता है, मुख्तलिफ अवामल जो है वो क्रिएट करता है। इसी का नाम रिएक्शन है। टीका लगने पर रिएक्शन हो जाता है, दवाई खाने पर रिएक्शन हो जाता है, खाना खाने पर जो रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, ये मास्ट सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत सारे। और ये मास्ट सेल बेसिकली लिम्फोसाइट्स ही हैं। ये लिम्फोसाइट्स का काम मैक्रोफेज है। जब ये प्रॉपर मैक्रोफेज नहीं कर पाते तो फिर ये मास्ट सेल बन जाते हैं। कंटेन केमिकल्स मेडिएटर फॉर द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, और ये फिर ऐसी रतूबतें अपने अंदर जमा कर लेते हैं या पैदा करते हैं और फिर उन्हें खारिज करते हैं, जो जिस्म में बीमारियां पैदा करती हैं। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इस डिफेंस लाइन में, जिसमें सेल फाइबर्स स्लो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, धीरे धीरे वो जो टिश्यू है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना शुरू कर देता है ग्राउंड मैट्रिक्स में मौजूद। तो लिहाजा हम इसे कहते हैं कि डिफेंस एक्टिव हो गई। इसी तरह सिटी प्रॉपर लूज में एरियोलर सिटी जो है, आल टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट, तमाम किस्म के खुलिये इसके अंदर पाए जाते हैं। आल टिपिकल सेल्स टाइप्स प्रेजेंट, और इसमें तमाम टिपिकल खुलिये भी पाए जाते हैं। यानी लूज प्रॉपर के अंदर खून भी मौजूद है, हड्डियों को मिलने वाला मटेरियल भी मौजूद है, गोश्त को मिलने वाला मटेरियल भी मौजूद है, मस्कुलर फाइबर बनाने वाला भी मौजूद है, नए खुलिये पैदा करने वाला भी मौजूद है। लिहाजा इसके अंदर आल टाइप फाइबर है, आल टाइप वो जो टिपिकल किस्म के सेल इसके अंदर मौजूद हैं, सराउंडेड ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, और इसके इर्द गिर्द खून की नालियाँ और नर्व्स के गुच्छे मौजूद होते हैं ताकि वो प्रॉपर अपना मैसेज लेते रहें और काम करते रहें। स्पेशलाइज्ड किस्म के कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारी बॉडी में होते हैं, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिसके भी मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ। लोडेड विद एडिपोसाइट्स, इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये इंसुलेट, प्रोड्यूस एनर्जी और सपोर्ट, ये हमें एनर्जी फ्राहम करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्बी की मिसाल आपको दे चुका हूँ ना एडिपोज टिश्यू की। फाउंड इन द हाइपोडर्मस अंडर स्किन, ज़ेरे जिल्द जो हमारी मोटी तह तैयार हो जाती है चर्बी की, वो ये एडिपोज टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, जिससे हमारा मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। रेटिकुलोसाइट जो सिटी है,
इसमें कंटेन्स ऑन दी रेटिकुलर फाइबर्स, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। और अभी आप पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा था कि रेटिकुलर फाइबर जो हैं वो नए खुलिये बनाने में काम आ रहे होते हैं। फॉर्म्स कैवर्न्स टू होल्ड फ्री सेल्स, जितने फ्री सेल्स हैं उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मसलन अगर कोई फ्री सेल कैल्शियम का है, फ्री सेल मैंगनीज़ का है, कोई भी आयनिक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो फिर खून में जो आज़ाद रहता है। और आपको पता है कि जो आज़ाद तबाह के मालिक होते हैं, ख़यालात के जो लोग होते हैं वो भी इंतशार पैदा करते हैं। तो ये जो आज़ाद तबाह खुलिये हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जो बाइंडिंग नहीं करते, जो किसी से मेल मिलाप नहीं रखते और किसी के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करते हमारे जिस्म में भी, तो फिर ये मुख्तलिफ बीमारियाँ लाते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल्स के नाम से भी याद किया जाता है और ये फ्री रेडिकल्स भी बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो ये उनको होल्ड करते हैं, इंटरनल स्केलेटन में उसको ले जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में इनको स्टोर करवा देते हैं। फाउंड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। होल्ड ब्लड सेल्स, इसी तरह खून में भी पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं और स्प्लीन में इनको ले जाया जाता है ताकि उनकी अच्छी तरह से सफाई की जा सके और उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके या उन्हें रिसाइकिल किया जा सके। और इस तरह डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में है उनमें कंटेन्स मोर कोलेजन, उनमें कोलेजन की मकदार बहुत ज़्यादा है। कोलेजन मतलब वो चिकना मादा जिसने जुड़ाव पैदा करना है, जिसने उसके साथ उसको जोड़ के रखना है। कैन रेसिस्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्सेस, और ये उन फोर्सेस को जो जुड़ाव में मदद फराहम कर रही होती हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। और इसमें कुछ रेगुलर और कुछ इर्रेगुलर किस्म के जो फाइबरस टिश्यू जो हैं वो पाए जाते हैं। जो रेगुलर फाइबर्स हैं रन सेम डायरेक्शन पैरेलल टू पुल, ये सेम डायरेक्शन है जैसे हमारा ये मछली वाले मसल्स हैं, जैसे हमारा ये रेडियल कंपार्टमेंट है, इसी तरह हमारा बाइसेप्स का कंपार्टमेंट है, हमारा टिबियल कंपार्टमेंट है जिन्हें मछली का गोश्त कहा जाता है। तो ये पैरेलल ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ ये ट्रैवल कर रहे होते हैं और इनका मकसद खींचना है। मसलन हम बाजू को अगर बंद कर रहे होते हैं तो हमारे यही मसल जो है वो काम कर रहे हैं, ये अपनी बैली को कंट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान की कुव्वत को सेंट्रलाइज करते हैं। तो हमारा मसल जो है कंट्रैक्ट होने के बाद हमें सुकेड़ पैदा करता है। तो सुकेड़ पैदा करने के लिए, पुल करने के लिए, खिंचने के लिए हम ये फेशिया, टेंडन्स और लिगामेंट्स इसकी मिसालें हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर फाइबर्स थिकर होते हैं, ये मोटे होते हैं, रन्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस और ये मुख्तलिफ सिमत में सफ़र तय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डर्मस जैसे जिल्द है, फाइबरस कैप्सूल्स, और इसी तरह हमारे जोड़ पट्ठों के ऊपर जो कवरिंग लेयर्स होती हैं वो फाइबरस कैप्सूल्स जितने हैं, हड्डियों के ऊपर भी फाइबरस कैप्सूल जितने हैं ये हड्डी की हिफाजत कर रहे होते हैं। कार्टिलेज हमारे डेंस सिस्टम में, इसमें डेंस कनेक्टिव में अगली एक पोर्शन आती है। पहले हमने लूज को पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की जिक्र हमने किया, उसमें थोड़ा सा हमने डेंस को जिक्र किया लास्ट वाली स्लाइड में। अब हम इसको स्पेशल डेंस के ऊपर जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले है कार्टिलेज। तो कुर्री हड्डी, ये कुर्री हड्डी कार्टिलेज इन द बॉडी कैसे डेवलप होती है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप इसमें है हाइलिन टाइप की, हाइलिन, दूसरी टाइप है इसकी इलास्टिक और तीसरी टाइप है इसकी फाइब्रो कार्टिलेज। ये 3 मुख्तलिफ किस्में होती हैं कुर्री हड्डी की। जैसे हमारे कान में कुर्री हड्डी पाई जाती है, जैसे हमारे ये स्टर्नम में कुर्री हड्डी पाई जाती है, जैसे हमारी रिब्स के जुड़ाव में कुर्री हड्डी पाई जाती है, जैसे हमारी हर हड्डी के ऊपर एक पेरियोस्टियम और हड्डी का आखिरी सिरा कुर्री हड्डी का होता है, जिस तरह हमारे मोरों के दरमियान में कार्टिलेज पैड रखे हुए हैं, तो ये कुर्री हड्डियाँ हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की हैं और ये अपने काम कर रही होती हैं। उनमें से सबसे पहली एक जो टाइप है दैट इज़ द हाइलिन टाइप। इसमें मोस्ट अबंडेंट ये जिस्म में बेशुमार है, वफर मिकदार में मौजूद है, फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का भी ग्राउंड मैट्रिक्स तैयार होता है उसमें ये शामिल होती है। मसलन अगर सेल बनना है तो उसमें भी ये शामिल है, हड्डी बननी है उसमें भी ये शामिल है, मसल बनना है उसमें भी ये शामिल है, नर्व बनना है उसमें भी ये शामिल है, इसमें ब्लड वेसल ने तैयार होना है उसमें भी ये शामिल है। तो ये हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है ये सब में शामिल होती है। मिसाल के तौर पर इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि ये हमारा ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया हमारे हलक से शुरू होता है, तो आप ये देखते हैं ये कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेज है ना, यही कार्टिलेज धीरे 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 जब ये फेफड़े के करीब जाते हैं तो यही कार्टिलेज नरम होना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि यही कार्टिलेज फेफड़े में जब दाखिल हो जाती है तो बिल्कुल लचकदार झिल्ली की तरह शक्ल अख्तियार कर जाती है और बाकायदा अंदर जो हमारा एरियोलर टिश्यू है, अंदर जो एल्वोलाई है, जो हवा की थैली है, वो भी कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। और वो इतना लूज़ और डेंस, वो इतना लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है कि वो बाकायदा लचकदार हरकत कर सकता है, फैल सकता है। और लेट्स सपोज अगर वो मसल होता, अगर वो झिल्ली होती, अगर वो एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती तो वो तो ज़रा सा झटका लगने से फट जाती। तो अल्लाह ताला ने उस एल्वोलाई को, वो हवा की थैली को कार्टिलेज से तैयार किया है और वो कार्टिलेज जो है वो हाइलिन कार्टिलेज है।
और वो अंदर से जब बाहर की तरफ आती चली जाती है तो वो फाइब्रस कार्टिलेज में कन्वर्ट होती चली जाती है, और जब हम बाहर से अंदर जाते जाते हैं तो हाइलेन से कन्वर्ट वो अंदर फिर हाइलेन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर बात समझ आ गई? ये इसकी एग्जांपल। तो मोस्ट अबंडेंट है, बेशुमार पाई जाती है, फाइब्रिनोजन मैट्रिक्स में मौजूद होती है, स्पोर्ट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबल करता है, रिलाइंस करने में मदद फराहम करता है। फॉर एग्जांपल लिम्ब जॉइंट्स, हमारी जितने भी बाजुओं और टांगों के ऊपर जो जॉइंट्स हैं, रिब्स है और नोज़ है, उनमें ये हाइलेन कार्टिलेज पाई जाती है। इलास्टिक कार्टिलेज में मैनी इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स 2, ये भी हमारे मैट्रिक्स का हिस्सा होती है। इसमें ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ईयर और एपिग्लोटस, ये हमारी हंजरा की हड्डी हो गई, या ये कान की जो कार्टिलेज है ये हमारी इलास्टिक कार्टिलेज है। इस तरह फाइब्रो कार्टिलेज रेजिस्ट बोथ कंप्रेशंस एंड टेंशंस, और फिर ये कंप्रेशन और टेंशन देने में मदद फराहम करती है, जैसे मनिस्कस और इसके अलावा एनुलस फाइबर्स। मनिस्कस हमारी वो छोटी हड्डियाँ जो कान के अंदर पाई जाती हैं, 3 हड्डियाँ हैं, उनमें से एक हड्डी मनिस्कस है। तो वो जो मनिस्कस हड्डी है जो एक हथौड़े की शक्ल में होती है और प्लेट के ऊपर ठा करके आके लगती है, जिससे हमारी आवाज़ पैदा होती है, और ये जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारी 3 हड्डियाँ इस वक्त मुसलसल अपने काम में, अपनी मुख्तलिफ वाइब्रेशंस में हैं, तो हमें आवाज़ सुनाई सही देती है। जब मैं गधा कहूँगा तो गधे की आवाज़ सुनाई आएगी, गधे की जगह हूर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जब हूर कहूँगा तो हूर की आवाज़ ही सुनाई देगी, फिर गधा नहीं किसी को सुनाई देगा। तो वो 3 हड्डियाँ अपनी बाकायदा एक ख़ास मूवमेंट के तहत जो है वो अपना काम कर रही होती हैं। तो ये मनिस्कस और इस तरह एनुलस फाइबर्स, जिस तरह हमारे पखाने की नाली का आखिरी हिस्सा वो भी सिकुड़ता और फैलता है, तो उसके अंदर भी ये फाइब्रो कार्टिलेज है। और तुम्हारी हमारी बॉडी के जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, जितने भी सुराख हैं, जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, उन तमाम स्फिंक्टर्स को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो लगाई जाती हैं। इस तरह बोन, अभी हमने कार्टिलेज पढ़ी, तो कार्टिलेज से अगला हिस्सा जो है जिसे हम बोन कहते हैं, और अ बोन इज़ एन ऑर्गन, और हड्डी को हम एक जिस्म का हिस्सा भी मानते हैं, और वेल वेस्कुलराइज्ड है। इसके अंदर खून की नालियों की एक अच्छी सप्लाई मौजूद होती है। इनके जो फंक्शंस होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी जो पेल्विक बॉवल है, ये हमारी जो पेल्विस हड्डियाँ हैं, ये हमारे अंदरूनी अज़ा को सपोर्ट कर रही होती हैं, जो पेट के निचले अंदरूनी अज़ा हैं। इस तरह हमारी लेग्स हैं, ये हमें सपोर्ट करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कल है, हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, हमारे ब्रेन टिश्यू को प्रोटेक्ट दे रही होती हैं। इस तरह वाइब्रेट और वर्टिब्रे जो हैं ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह मिनरल स्टोरेज, इनके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल हड्डियों में कैल्शियम, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने हैं वो हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं। मूवमेंट जो हैं फॉर एग्जांपल हमें मदद देती हैं चलने में। और इस तरह ग्रैस्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, अगर ये हमारे जिस्म में अगर हाथ में हड्डियाँ ना होती तो पूरा का पूरा अगर मसल होता तो हम कैसे इसको पकड़ सकते थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने में, पकड़ने में, खींचने में, भींचने में हमें हड्डियाँ जो हैं वो मदद दी जा रही होती हैं। इस तरह ब्लड सेल फॉर्मेशन, हमारे खून पैदा होता है, उसमें मदद फराहम करती है हमारी हड्डी। फॉर एग्जांपल रेड बोन मैरो जो है उससे हमारे रेड कार्पसल जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। बोन डेंस बोन टिश्यू में बोन जो है वो भी सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट की शक्ल में पैदा होती है। हड्डी के नए हड्डी के पैदा होने के लिए जो अमल सबसे पहले कार फरमा होता है दैट इज़ द ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? सेक्रेट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन मैट्रिक्स। उसमें ओसाइट्स, वो खुलिए जो हड्डी बनाने में मदद देते हैं। जिस तरह हमारे क्या कहते हैं, हमारा सारा जिस्म जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल है, इस तरह हड्डी जिस सेल पर मुश्तमिल है उसी हम ओस्टियोसाइट्स के नाम से याद करते हैं। ओस्टियो मीन हड्डी और साइट मीन खुलिया। तो ये मेच्योर बोन सेल्स हैं, सिट इन द ल्यूकैने, ये ल्यूकैने में पाए जाते हैं। ल्यूकैना वो एरिया होता है जहाँ से हड्डी जो है वो जन्म ले रही होती है। तो हर कार्टिलेज जब हड्डी में कन्वर्ट होती है, सख्त हड्डी में कन्वर्ट होती है, तो वो ल्यूकैना के ज़रिए से कन्वर्ट हो रही होती है। मेंटेन बॉडी बोन मैट्रिक्स, इसके अंदर बोन मैट्रिक्स यानी वो वाला मटेरियल जिस मटेरियल से हड्डी ने पैदा होना है वो मटेरियल मौजूद होता है, ये ओस्टियोसाइट्स के अंदर मौजूद है। और ओस्टियोक्लास्ट ये डीग्रेड एंड रीअब्जॉर्ब्स बोन, हड्डी को तोड़ने में, यानी हड्डी की उम्र पूरी हो जाए तो हड्डी को तलफ करने में, और हड्डी वो जो मटेरियल जो तलफ के हासिल हुआ है उसको रीअब्जॉर्ब करवाने में मदद फराहम करता है। अगर ये फिनोमिना प्रॉपर ना हो तो हमारे जिस्म में स्टोन बनते हैं। तो कैल्शियम हम सुनते हैं ना, कैल्शियम के स्टोन बन जाते हैं गुर्दों में। ये कैल्शियम कहाँ से आ रही होती है? ये हड्डियों से घिस घिस के आ रही होती है जी। जब वो मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं तो ये चीज़ें, क्योंकि जब हड्डी अपना अमल पूरा करती है उसे हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, अपनी मुद्दत, अपनी लाइफ जब वो पूरी कर जाती हैं।
और ये ओस्टियोक्लास्ट का फिनोमेना अगर प्रॉपर ना हो, हेल्दी ना हो, सेहतमंद ना हो, तो यही मुख्तलिफ़ किस्म के आयन जो हैं, जैसे जिसकी ख़ास तौर पर एग्जांपल कैल्शियम दी जा रही है, तो ये कैल्शियम जो है इसको डिग्रेड करने में और रीअब्जॉर्ब करने में बोन में मदद फराहम कर रहा होता है ओस्टियोक्लास्ट जो है। इस तरह पेरिओस्टियम हड्डी के ऊपर एक ख़ास हिफाजती, कोई पता नहीं जी, नो हड्डी की कोई मुद्दत नहीं है जी, ये 2 दिन भी हो सकती है और लाखों साल भी हो सकती है। ये हड्डी ज़ाया होती है उसके वर्किंग मूवमेंट के ऊपर, हालात पर मुनसर करती है। आपने बाज़ लोगों को देखा है कि उनको वो 18 साल के होते हैं तो हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, और आप 150 साल का बंदा भी देखते हैं तो हड्डी चट्टान की तरह सख्त होती है। नो लाइफ। पेरिओस्टियम एक्सटर्नल लेयर ऑफ द सीटी दैट सराउंड्स बोन, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक ख़ास लेयर होती है जो हर हड्डी के ऊपर चढ़ी होती है, मगर हड्डी के जो सिरे होते हैं उनके ऊपर ये पेरिओस्टियम नहीं होती, जिससे हम एपिकंडाइल्स, डायाकंडाइल्स 2 हिस्से हैं हड्डियों के जिनके ऊपर ये मौजूद नहीं है। मसलन आप पाए खाते हैं तो पाए में वो जो लंबी हड्डी, उसका एक सिरा ऊपर से आप सक करते हैं तो देखिए उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई देते हैं, उसके ऊपर ये पेरिओस्टियम नहीं होती। उसको अल्लाह ने ओपन रखा है क्योंकि वहाँ से अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, हाइवेशन, कंडक्शन, ये सारे फिनोमिनाज वहाँ से हड्डी में जा रहे होते हैं, हड्डी की सप्लाई वहाँ से ही हो रही होती है। और जो उसके जो उसकी पेरिओस्टियम की लेयर होती है उससे नीचे नीचे नेक से, जो उसकी नेक है, नेक से नीचे नीचे ही होती है। तो ये आउटर, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और इनर से ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट पैदा करने में मदद फराहम कर रही होती है जो पेरिओस्टियम है। इसके अलावा एंडोस्टम ये इंटरनल लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है दैट लाइज कैविटीज़ एंड कवर्स टबरकल। हमारी हड्डियों के जितने भी टबरकल हैं, मतलब उभार होते हैं, हड्डियों पर उभार हैं, जैसे आप ये हमारी जो फीमर बोन है, आप फीमर बोन के आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा ग्रेटर टबरकल, लेज़र टबरकल, 2, 3, 4 टबरकल पाए जाते हैं हड्डी को। अगर आप एनाटॉमी में उसको देखें तो टबरकल का मतलब है, टबर का मतलब है गुठली। गुठली अल्लाह ताला ने एक हड्डी है, मसलन हमारी ये जो फीमर की हड्डी है इसके ऊपर 3 टबरकल होते हैं, ग्रेटर, लेज़र, और इन दोनों के दरमियान में भी एक होता है, उसे हम सेकेंडरी के नाम से या नेक टबरकल के नाम से याद करते हैं। तो ग्रेटर टबरकल ये अल्लाह ताला ने इसलिए लगाया है, एक ख़ास जगह जाके लॉक लगा है। अगर ये टबरकल ना होता तो हमारी हड्डी यूँ घूम जाती। तो हड्डी को वापस लाने में, अगर हड्डी जब हम अपनी टांग को अंदर की जानब घुमाते हैं तो वो इनर टबरकल जो है या लेज़र टबरकल जो है वो इसे मज़ीद घूमने नहीं देता, और जो ग्रेटर टबरकल है वो बाहर वाला इसे घूमने नहीं देता। तो इन टबरकल के ऊपर जो है एंडोस्टम कवर करती है। और इसी तरह जो कैविटीज़ हैं, हमारे जॉइंट की कैविटीज़ हैं, उन कैविटीज़ के अंदर जो है वो एंडोस्टम जो है वो पाया जाता है, ताकि अब देखें जॉइंट है, जोड़ का जो जॉइंट है, ये नी जॉइंट है। अब नी जॉइंट में देखें नीचे से 2 हड्डियाँ आ रही हैं और ऊपर से एक हड्डी ऊपर से आ रही है, ये 3 हड्डियाँ मिलकर अपनी जगह खड़ी हैं। इसके पीछे एक मस्कुलर फाइबर सपोर्ट पड़ी हुई है और सामने से पटीला की सपोर्ट पड़ी हुई है। अगर पटीला बोन ना होती तो हमारा जोड़ आगे की तरफ खुल जाता। भागने में, दौड़ने में, खड़ा होने में, चलने में, मोड़ने में, धक्का लगाने में हमें पटीला से बड़ी मदद मिल रही होती है। तो अगर पटीला ना होती और पीछे फाइबरस टिश्यू ना पड़ा होता तो हमारा जोड़ खुल जाता। अब इस तरह इस पूरे जोड़ के अंदर अल्लाह ताला ने इस पूरे जोड़ को, अगर आप इसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो देखते हैं इसके ऊपर एक बाकायदा अल्लाह ताला ने कवर किया हुआ है एक कार्टिलेज पैड के साथ, और वो जो बारीक लेयर है वो लेयर कहलाती है ये वाली, इसकी कैविटी बनती है। इस कैविटी के 2 ऊपर, 2 नीचे और एक अंदर की तरह छोटे छोटे 5 खाने पड़े होते हैं। इन 5 खानों को बरसस के नाम से याद करते हैं, नी बरसा कहलाते हैं। 5 बरसा पाए जाते हैं हमारे नी जॉइंट में। इनका काम जो है, जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खड़े होते हैं, धक्का लगाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, घुटने को मोड़ते हैं, तो ये बरसा जो है हमारे लिए शॉक एब्जॉर्वर के तौर पर काम करते हैं। अगर ये बरसा ना होते तो शायद हमारा जोड़ जो है जल्दी से ठुस कर जाता। हमारे जिस्म में 2 जोड़ सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, एक नी जॉइंट सबसे ज़्यादा काम करता है और एक टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट सबसे ज़्यादा काम करता है। ये हमारी जबड़ी का जोड़ जो ऊपर वाली टेम्पोरल बोन के साथ मिलता है ज़िंदगी में, ये सबसे ज़्यादा काम करता है, और इसी तरह सबसे ज़्यादा काम जो है नी जॉइंट काम करता है। जब भी ओस्टियोआर्थराइटिस की अलामतें आ रही होती हैं और उनमें सेवेरिटी आती है तो सबसे ज़्यादा हमें टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट में चेंजिंग्स मिलती हैं, या फिर हमें नी जॉइंट में, इसीलिए सबसे ज़्यादा चेंजिंग मिलती हैं कि सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है ये 2 हमारे। इस तरह कम्पैक्ट बोन है, और इस ये हड्डी जो है, बोन जो है, ये बाकायदा ठोस है, हड्डी है, सख्त है। मसलन हमने एक कार्टिलेज की हमने बात की तो कार्टिलेज में हमने उसकी 3 किस्में हमने पढ़ ली। कार्टिलेज से जब हड्डी तैयार हुई तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि हड्डी 3 मुख्तलिफ स्टेप्स लेकर अपने आप को तैयार करती है और उसके ऊपर लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर हड्डी आ गई, तो जो प्रॉपर हड्डी हमारे पास होती है, ये इस प्रॉपर हड्डी में सबसे पहले इसका एक एक्सटर्नल लेयर होता है जिसके अंदर ओस्टियोन हार्वेशियन सिस्टम पाया जाता है। ये ओस्टियोन क्या है?
ओस्टो मतलब हड्डी और ओस्टियन मतलब उसको सप्लाई वप्लाई जितनी जाती है, हार्वेशियन सिस्टम है। मिस्टर हार्वेशियन ने इसके ऊपर काम किया था, जिसने खून की नालियों जो हड्डियों के अंदर से गुजरती हैं और वो किस तरह से अपना काम करती हैं, सो उसी की थ्योरी को ही हम पढ़ते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द हार्वेशियन सिस्टम। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग चेन। इसको अगर आप उससे स्नेल से अगर आप पढ़ेंगे तो स्नेल में इसके गलबन कुछ 40-50 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सब्जेक्ट है हार्वेशियन कैनाल का, कि हार्वेशियन सिस्टम क्या है। तो अगर आप स्नेल से इसको पढ़ेंगे तो पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ये हमारी लंबी हड्डियों में पाए जाते हैं, पैरेलल पाए जाते हैं। जैसे लंबाई हड्डी की होती है तो उसकी लंबाई के साथ साथ ये पाए जाते हैं। और ग्रुप्स ऑफ द किसके स्नेल, आप गूगल पे जाएं, स्नेल एनाटॉमी लिखें आपको मिल जाएगी, SNEL स्नेल। पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ये लंबी हड्डियों के बिल्कुल साथ साथ पाए जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्यूल्स, जिसे लैमिला बोलते हैं। तो ये कंसेंट्रिक ट्यूब्यूल्स जो वाले ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें छोटे छोटे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स ने हड्डी ने अपने आप को सप्लाई देनी होती है, जहाँ से खून की नालियाँ गुजरती हैं, जहाँ से नर्वस सिस्टम गुजरता है, जहाँ से बाकी सारी चीज़ें निकलती हैं। लैमिला लेयर ऑफ द बोन मैट्रिक्स वेयर ऑल फाइबर्स रन्स इन द सेम डायरेक्शन। वो लैमिला जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ग्राउंड मैट्रिक्स तैयार होता है, उस ग्राउंड मैट्रिक्स के बाद जहाँ से हड्डी ने जन्म लेना और पूरा फिर आगे जाना है, तो लैमिला उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है। और ये एडजेसेंट पाया जाता है, लैमिला फाइबर्स रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये लैमिला जो है ये मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है उन तमाम के साथ जो हड्डियों में मुख्तलिफ डायरेक्शंस पर अपने सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। और हार्वेशियन कैनाल रन्स थ्रू सेंटर ऑफ द ओस्टियन, हर हड्डी का खुलिया, उस खुलिए के साथ साथ जो खून की नाली ट्रैवल कर रही होती है, जिसने उसको वहाँ तक कैल्शियम भी पहुँचानी है, मैग्नीशियम भी पहुँचानी है, बाकी न्यूट्रिएंट भी उसने उसको वहाँ पर देने हैं। तो उन तमाम न्यूट्रिएंट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सारा सिस्टम है, दैट इज़ द हार्वेशियन कैनाल। कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, इसके अंदर खून की नालियाँ और नर्व्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये करता है कनेक्टेड टू ईच अदर बाय परफोरेटिंग, ये वॉकमैन कैनाल है। वॉकमैन, ये मिस्टर वॉकमैन था जिसने हार्वेशियन के बाद इसके ऊपर काम किया। मिस्टर हार्वेशियन के बाद वॉकमैन का मतलब, वॉकमैन ने इसमें ये परफॉर्मेशन दी थी कि हर खुलिए में जो टिश्यू में जो भी स्ट्रक्चर जा रहा होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबोलाइज कैसे होता है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, इन तमाम फिनोमेनास को मिस्टर वॉकमैन ने तफसील से बयान किया, जिससे हड्डी जो है या तो टूटने के अमल में दाखिल होगी, यानी अपनी मुद्दत पूरी कर रही होगी, या फिर नई हड्डी जन्म ले रही होगी वहाँ से। तो ये कनेक्ट करता है जो इस सारे हार्वेशियन सिस्टम से है। और इंटरस्टेशियल लैमेलिया फिल्स स्पेसेस टू फॉर्म्स पेरिफ्री। पेरिफ्री का मतलब है जहाँ से ये खून की नाली ने आके, अब ज़ाहिर है जैसे हमारी हड्डी जो हम ये लंबी बोन, लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारी फीमर है, जैसे हमारी टिबिया है, तो टिबिया के ये जो दरमियान वाला एरिया है जिसे हम उसका शैफ्ट बोलते हैं बोन का, अब शैफ्ट में खून की नालियाँ मिनिमम होती हैं, जबकि उसके एपिकंडाइल में और उसके डायाकंडाइल में खून की नालियाँ ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही होंगी। अब एक ख़ास जगह ऐसी आती है जहाँ पर आकर ये खून की नाली बंद हो जाती है। मसलन आप किसी भी जानवर की लंबी हड्डी को देखें, उस हड्डी को खोल के देखें तो आपको देखेंगे उसके साथ अंदर अंदर ग्रूविंग चल रही होती है, उस ग्रूव के अंदर से खून की नालियाँ गुजरती होती हैं। अब वो ग्रूविंग चलती है और एक जगह जाके ग्रूव बंद हो जाती है और उसके आगे हड्डी बिल्कुल चपटी मुलायम होती है। अब वहाँ तक कैसे जा रहा होता है वो मटेरियल अंदर पहुँचता है, फिर हमारी बोन मैरो के साथ साथ अंदर से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये है वो पेरिफ्री एरिया। मिसाल के तौर पर ये हड्डी थी, इस हड्डी का ये उसका ऊपर वाला सिरा है, ये उसका नीचे वाला सिरा है। इस एपिकंडाइल में और इस डायाकंडाइल में सप्लाई मौजूद है, जबकि ये दरमियान वाला वो जो शैफ्ट का हिस्सा है, इस शैफ्ट में समटाइम खून की नालियाँ नहीं होती। जैसे हमारी ये छोटी, ये हमारी छोटी उंगलियों के अंदर, ये छोटी फिंगर्स के अंदर ये जो पाई जाती हैं फ्लैंजेस पाई जाती हैं, जैसे हमारे ये मेटाकार्पल्स पाए जाते हैं, इसी तरह ये कार्पल्स हड्डियाँ हैं, इनके अंदर तो खून की कोई सप्लाई नहीं है। क्या है इनके अंदर खून की सप्लाई? हमारी लॉन्ग बोन्स में खून की हड्डियों के अंदर खून की नालियाँ पाई जाती हैं, जबकि इन छोटी हड्डियों में खून की नालियाँ नहीं होती। वो कहाँ से ब्लड लेती हैं, वो कहाँ से मटेरियल लेती हैं? ये जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, और ये मिस्टर वॉकमैन ने जिसके ऊपर काम किया था वो सारा समझाता है कि ये छोटी हड्डियाँ जिनके अंदर खून की नालियाँ नहीं होती, ये कहाँ से ये चीज़ें अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ये चीज़ें अब्जॉर्ब करती हैं, मसलन मिसाल के तौर पर ये हमारे कार्पल्स हैं सारे के सारे। ये कार्पल्स की तादाद जो है ये 8 है।
ये कार्पल में कोई खून की सप्लाई नहीं है। इन तमाम कार्पल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है जिसने इसको जोड़ा हुआ है, खड़ा किया हुआ है। इसके अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकलकर जो प्लाज्मा आता है, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो जिस हड्डी के करीब से वो मटीरियल गुजरता है, हड्डी उसे अपने साथ चिपका लेती है, चिपका के उसके अपने अंदर दाखिल कर लेती है। दाखिल करने के बाद उसे फिर अपना हिस्सा बनाती है। ये मिस्टर वॉकमैन ने इसके ऊपर काम किया। नहीं, नॉट ऑस्मोसिस, इसमें ऑस्मोसिस नहीं है। ये एक ख़ास मैकेनिज़्म है। जब आप वॉकमैन को पढ़ेंगे, इसी में ही हार्वेशियन सिस्टम में स्नेल से जब वॉकमैन को पढ़ेंगे तो वो आपको बतलाता है ये परफोरेशन का निज़ाम है, ये नॉट ऑस्मोसिस, ये परफोरेशन का निज़ाम है। और ऑस्मोसिस का निज़ाम जो पैदा होता है ना, वो हमेशा गैसेस में है, वो लिक्विड्स में है, फ्लूइड्स में है, ये मटीरियल है। कैल्शियम इज़ ए मटीरियल, कैल्शियम में ये ऑस्मोसिस नहीं है। मैग्नीशियम के लिए ऑस्मोसिस नहीं है। ये परफोरेशन का बाकायदा निज़ाम है जिसके ऊपर मिस्टर वॉकमैन ने अपना सारा काम किया था। तो वो एरिया जो खून की सप्लाई से दूर है, फासले पर है, वहाँ पर ये है वो पेरीफ्री। तो फॉर्म्स उन तमाम लेमिला जो है वो खून की नालियों का बेसिक स्ट्रक्चर जो वहाँ तक सप्लाई अपनी पहुँचा रहा है, वो उस पेरीफ्री एरिया तक किस तरह से अपना ये काम सारा करता है। तो उस काम के ऊपर ये सारा काम है जो मिस्टर वॉकमैन ने अपना काम किया। यहाँ पर वो सब बात समझाना है। शेप ऑफ द बोन, एक हड्डी को जब हम देखते हैं तो हड्डी की शेप क्या है। हड्डी में कुछ हड्डी फ्लैट्स होती हैं, कुछ जैसे स्कल की, स्टर्नम की और क्लेविकल की हड्डी है। कुछ हड्डियाँ इरेगुलर होती हैं जैसे पेल्वस बोन है, वर्टिब्रे की बोन है। कुछ हड्डियाँ शॉर्ट होती हैं जैसे कार्पल्स की हैं, पेटिला बोन है। कुछ हड्डियाँ लॉन्ग होती हैं जैसे फीमर हैं, फ्लैंजेस हैं, मेटाकार्पल्स हैं और ह्यूमरस है। और इसी तरह एक हड्डी की जब हम एनाटॉमी को जब हम देखते हैं, लॉन्ग बोन की एनाटॉमी को, तो उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, सबसे पहले एक है डायाफिसिस। डायाफिसिस में क्या है, ये मेडुलरी कैविटी है। मेडुला मीन मगज़, मगज़ मीन अंदर, अंदर मीन खोखला, खोखला मीन कोई मटीरियल। तो जब भी कहीं पे भी कोई मेडुला की बात करेंगे तो वो एरिया खोखला होगा, उस एरिया में कोई मगज़ होगा, उस एरिया में कोई क्रीमी स्ट्रक्चर मौजूद होगा, उस एरिया से सब कुछ वो ले रहा होगा। तो ये सबसे पहले मेडुलर कैविटी होती है। डायाफिसिस जितने होते हैं उनमें मेडुलर कैविटीज़ पाई जाती हैं। और इनमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड वेन्स, वो वाली आर्टरी और वेन्स यहाँ से आती हैं जो खून में मौजूद न्यूट्रिशंस को लेकर वहाँ पहुँचती हैं। वो हमेशा ये मेडुला में होगा, हड्डी का मेडुला। इसी के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, इसी के अंदर बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो दिस इज़ नोन एज द डायाफिसिस। डायाफिसिस मिसाल के तौर पर उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लॉन्ग बोन फीमर ले लीजिए, किसी भी जानवर की फीमर पूरी की पूरी लीजिए। इस फीमर को लेने के बाद इस हड्डी को आप स्लाइस बाय स्लाइस आप इसे ब्रेकअप करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि हड्डी का जो ऊपर वाला सिरा होगा, जो इसके ऊपर वाले सिरे हैं, और जो इसका नीचे वाला सिरा है, आप देखेंगे नीचे वाले सिरे के पास जाकर खून की नालियाँ भी ज़्यादा होंगी और वहाँ मिख भी ज़्यादा होगी, जबकि ऊपर वाले एरिया में मिख ज़्यादा नहीं होगी। मिख तो समझ आ गई ना, बोन मैरो। तो नीचे वाले एरिया में मिख भी ज़्यादा होगी। तो उसी क्योंकि वो नीचे वाली नली ज़्यादा चौड़ी भी होगी और ऊपर वाली नली जो है वो बारीक भी होगी। तो चौड़ी नली होगी, उसके अंदर ज़्यादा कैविटी पाई जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा मेडुला पाया जाएगा, इसीलिए वो डायाफिसिस। और डायामन मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। तो एपीफिसिस हमेशा छोटे होते हैं और डायाफिसिस हमेशा चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और इनमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा पाई जाती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमेशा जड़ों से ही सारी चीज़ें जाती हैं ऊपर। तो हड्डी की भी जो जड़ होगी, उस जड़ से ही सारी चीज़ें पूरी हड्डी तक जाएंगी। क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो इसलिए डायाफिसिस मेडुलरी कैविटी होती हैं और उसमें न्यूट्रिशन या उसमें आर्टरी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जो हड्डियाँ सिरे से टूटती हैं, नेक से टूटती हैं, उन हड्डियों के जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। और जो हड्डियाँ डायाफिसिस से टूटती हैं वो हड्डियाँ जुड़ जल्दी जाती हैं, लेकिन कभी कभार नकाइस बहुत छोड़ जाती हैं। तो इसलिए दोनों के अपने अपने कुछ फ़वायद भी हैं, जुड़ने के भी और टूटने के भी। एपीफिसिस, तो एपीफिसिस क्या है? एपीफिसिस दो तरह के होते हैं। एक एपीफिशियल प्लेट्स कहलाती हैं और एक एपीफिशियल आर्टरी और वेन्स का एरिया होता है जहाँ से खून की नालियाँ दाखिल होती हैं। और एपीफिशियल प्लेट्स क्या हैं? मिसाल के तौर पर आप एक लंबी हड्डी देखिए, कोई भी लंबी हड्डी आप देखें, आप अब तो गूगल हमारे पास मौजूद है, आप कहीं पे भी कोई भी कलरफुल एटलस निकालिए एनाटॉमी का, उसमें आप फीमर देखिए, उसकी कलरफुल फीमर देखिए। तो कलरफुल फीमर में सबसे ऊपर जाएंगे ना आप, तो सबसे ऊपर आपको एपीफिजिया मिलेगा। इस एपीफिजिया में दो हिस्से आपको मिलेंगे, एक हिस्से का नाम होगा एपीफिजियल प्लेट और एक हिस्से का नाम होगा एपीफिजिया। तो जो एपीफिजियल प्लेट होती है, ये एक चौड़ी लंबी एक कार्टिलेज की बनी हुई एक प्लेट है। हड्डी जो लंबी होती है ये एपीफिजियल प्लेट से ही लंबी होती है। जिस हड्डी में एपीफिजियल प्लेट बंद हो जाए, मसलन लड़कों में 19 साल और लड़कियों में 16 साल की उम्र में, जब अगर किसी की बलूगत की उम्र को तय करना होता है, बालग, और उसको अदालती कार्रवाई के लिए, कोई भी फोरेंसिक प्रोसीजर्स के लिए या उसको मेडिको लीगल प्रोसीजर्स के लिए ये साबित करना हो कि ये बाकायदा बालिग है,
तो लड़कियां 16 साल और लड़के 19 साल, एवरेज 18 साल कहा जाता है और 18 साल में। इसी तरह शरीयत ने भी कुछ बातें तय की, कुछ चीज़ें अवामल कुछ तय किए। शरीयत में जो बलूगत है वो बालिग होने पर है, लड़के को एहतलाम आने पर और लड़की को माहवारी आने पर बालिग हो जाते हैं। बालिग तो हो जाते हैं लेकिन मैच्योरिटी के लिए अगले 3 से 4 से 5 साल चाहिए। मसलन एक पौधा जो ज़मीन से बाहर निकला उसने उस वक्त तो फल नहीं देना ना, क्या ख्याल है आपका? नहीं देना ना फल, यानी पौधा तो पैदा हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पौधा पैदा हो गया अब ये फल देने के भी काबिल हो गया। फल देने के लिए एक लाइफ है उसकी, उसका स्टेम है, उसने बाहर निकलना, उसके तने हैं, उसने एक उम्र गुजारनी है, उम्र गुजारने के बाद उसने अपना फ्रूट देना है। लेकिन जिस दिन उसकी कॉम्पल बाहर निकली थी उस दिन ये साबित हो गया था ये मैंगो का प्लांट है, साबित हो गया था ये जामन का प्लांट है, साबित हो गया था ये उसका प्लांट है। बात समझ में आ गई? शरीयत ने जो उम्र हमारी तय की है बलूगत की, वो माहवारी आने पर और एहतलाम होने पर तय तो कर दी, लेकिन कानून ने जब हमने उसका फल तोड़ना है, फल तोड़ने की उम्र लड़कियों की 16 साल और लड़कों की 18 साल से कम नहीं है। इसी तरह अंडर एज मैरिजेस के ऊपर भी जो बात होती है अदालतों में, लड़कियां अगवा हो जाती हैं, शादियां हो जाती, 2-2 बच्चों की माएँ हो जाती हैं और उनको हम नाबालिग करार दे के वापस ले आते हैं। ऐसा होता है, आप पेपरों में पढ़ते हैं, अखबारात में भी पढ़ते हैं कि जी कुड़ी की उम्र 17 साल है, हाले नाबालिग है, लेकिन वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती है। हाँ, माँ तो वो बन जाती है, वो तो 13 साल में ही बन सकती है, 14 साल में बन सकती है। लेकिन जो शरीयत ने जो चीज़ें तय की हैं हम उनको अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो कानून ने, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं। और ये हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस जोग्राफियाई हालात में आप रहते हैं, उस जोग्राफियाई हालात को भी आपने मानना है, ये हिस्सा है हमारा। अब इस जोग्राफियाई एतबार से हम जब साबित कर रहे होते हैं कि लड़की बालिग है या लड़का बालिग है कि नहीं बालिग है, हम उनकी लंबी हड्डियों के एक्सरे करवाते हैं, उनकी चेस्ट के, ये रिस्ट, ये जो हमारी ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स का, स्टर्नम का एक्सरे लेते हैं। इसी तरह ये जो बेल्ट बोन है, बेल्ट बोन का हम एक्सरे लेते हैं, तो हम बताते हैं कि ये एपिफिजियल प्लेट्स ब्लॉक कर गई हैं, बंद हो गई हैं, कभी खुली हुई हैं। अगर एपिफिजियल प्लेट्स खुली हुई हों तो हम कहते हैं कि बच्चा भी नाबालिग हैं, अदालत से निकाल लेते हैं, सजाए मौत से बचा लेते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर एपिफिजियल प्लेटें अगर ब्लॉक कर जाएँ, वो हो सकता है 12 साल में ही ब्लॉक कर जाएँ, हो सकता है 14 साल में ही बंद हो जाएँ। अगर वो बंद हो गई तो वो बालिग हो गया। तो एपिफिजियल प्लेट की हैसियत, अहमियत बहुत ज़्यादा है। अखबारात में आप पढ़ते हैं कि जनाब फ़लाँ दवाई खाइए, फ़लाँ कतरे इतने 1 ml लीजिए, फिर 1 ml लें, फिर 1 ml लें, 30 साल का भी कद लंबा कर सकता है। अरे भाई ये सब झूठ है, फ्रॉड है। उस वक्त तक कद लंबा हो सकता है जब तक एपिफिजियल प्लेट आपकी मौजूद है। और ये हम मेडिकल साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि लड़के का कद 19 साल के बाद नहीं बढ़ता और लड़की का कद 16 साल के बाद नहीं बढ़ता। और अगर कभी बढ़ेगा तो वो शायद कोई आधा इंच होगा सारी उम्र में, 19 साल के बाद। आप बाद में बात करना, लाइट चली जाएगी, क्लास को बाहर, क्लास से हट के बात ना करें। तो जो चीज़ें, अच्छा इसमें एपिफिजियल प्लेट्स का हम जिक्र करते हैं तो एपिफिजियल प्लेट इसमें मुकम्मल हो जाएंगी। पेरियोस्टियम डज नॉट कवर एपिफिसिस, और ये जो पेरियोस्टियम जो है ये हमारी एपिफिसिस के ऊपर नहीं है, ताकि हड्डियों के लंबे होने में और उसको छोटे रहने में मदद फराहम कर रहे हैं। एंडोस्टम कवर्स टबरकल और स्पॉन्जी बोन्स के ऊपर ये पाए जाते हैं, जिसका भी थोड़ी देर पिछली स्लाइड में इनका हम जिक्र कर चुके हैं। लाइन्स मिडुलरी कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स, और लॉन्ग बोन्स में भी ये पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। हाँ, अब बात करें, ये स्लाइड अब मुकम्मल हो गई। 26 एज में मैंने अपनी हाइट 6 इंच बढ़ाई है। मेरी हाइट 4 इंच 6 इंच, गुड, 4 फीट एंड 6 इंचेस, अब 5 फीट है। वेरी गुड। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो एपिफिजियल प्लेट ब्लॉक नहीं ना, कोई अब तक ओपन होगी, शायद आज भी ओपन हो। आप अपने एक्सरे करवाइए, अगर आज भी अब वो ओपन है तो खिंच के लंबा कर देते हैं और ठीक है ना जी। वो आज भी खुल हो सकता है, नरम हो सकता है कार्टिली, मैंने कहा ना, हो सकता है ये 12 साल में भी। मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है, जब तक आपकी वो एपिफिजियल प्लेट्स ओपन है आप हाइट को बढ़ा सकते हैं, उम्र कुछ भी हो सकती है। लेकिन अमूमन जो हमने देखा है, जो प्रैक्टिकली फील्ड में हमने देखा है, वो फील्ड यही है कि 19 साल और 16 साल के बाद हमें मुशक्क़त होती है। आप इसी तरह 5 लोग और भी लीजिए, आप उनको वही प्रैक्टिस कीजिए उन पर जो आपने अपने पर प्रैक्टिस की, देखिए उनकी हाइट कितनी बढ़ती है। तो बाज़ में तो आपको बड़े अच्छे नताइज मिल सकते हैं और आपको अच्छे नताइज नहीं भी मिल सकते। तो ये वहाँ पर अच्छे नताइज आपको मिलेंगे जब एपिफिजियल प्लेट ओपन होगी। चलो यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो वो और सवाल कर लें।